नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय जैतरणी की तरफ से संचालित आज की ई क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस ई क्लास में हम कक्षा बीए सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर के टॉपिक औद्योगिक क्रांति के बारे में अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक के अंतर्गत आज की इस ई क्लास में हम औद्योगिक क्रांति के अर्थ व उसके कारणों के बारे में अध्ययन करेंगे तथा आगामी क्लास में हम औद्योगिक क्रांति के विभिन्न क्षेत्रों में पड़े प्रभावों के बारे में अध्ययन करेंगे। जहाँ तक औद्योगिक क्रांति के अर्थ का प्रश्न है, जैसा कि आप जानते हैं, औद्योगिक क्रांति को इंग्लिश में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहा जाता है। अंग्रेजी में इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रसिद्ध दार्शनिक अर्नोल्ड टॉयनबी द्वारा अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड में किया गया। उन्होंने इस पुस्तक में इस शब्द का प्रयोग उन परिवर्तनों का वर्णन करने के लिए किया जो ब्रिटेन के औद्योगिक विकास में 1760 ईस्वी से 1820 ईस्वी के मध्य हुए थे। औद्योगिक क्रांति के संबंध में विभिन्न विद्वानों द्वारा भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी गई हैं। जैसे G.W. साउथगेट का कहना है कि औद्योगिक क्रांति औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तन था, जिसमें हस्तशिल्प के स्थान पर शक्ति संचालित यंत्र से काम लिया जाने लगा तथा औद्योगिक संगठनों में परिवर्तन हुआ। घरों में उद्योग चलाने की अपेक्षा कारखानों में काम होने लगा। दूसरी तरफ डेविस का मत है कि औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य उन परिवर्तनों से है जिन्होंने यह संभव कर दिया था कि मनुष्य उत्पादन के प्राचीन उपायों को त्याग कर विस्तृत रूप से कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन कर सके। यदि हम औद्योगिक क्रांति के सामान्य अर्थ को लें तो औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य उस आर्थिक व्यवस्था से है जो परंपरागत कम उत्पादन और विकास की निम्न अवस्था से निकलकर आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र में प्रविष्ट होती है, जिसमें अधिक उत्पादन, जीवन का रहन सहन तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है और उत्पादन दर निरंतर बढ़ती है। इसका मनुष्य, समाज और राज्य पर व्यापक प्रभाव पड़ा। औद्योगिक क्रांति की इस सामान्य परिभाषाओं और अर्थ के पश्चात हम ये देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति कैसे शुरू हुई। छात्र सामान्य रूप से याद रख सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति विश्व में सर्वप्रथम इंग्लैंड में शुरू हुई, लेकिन विभिन्न इतिहासकारों ने यह प्रश्न उठाया है कि यह क्रांति इंग्लैंड में ही सर्वप्रथम क्यों हुई, क्योंकि औद्योगिक क्रांति के समय यूरोप के अन्य देशों में भी पूंजी और मानव संसाधन के पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध थे। उदाहरण के रूप में देखें तो हॉलैंड जैसे देश में भौगोलिक खोजों, व्यापार और वाणिज्य में अग्रणी था, वहाँ औद्योगिक क्रांति की शुरुआत नहीं हुई। इसी प्रकार फ्रांस जैसे देश में जिसका उद्योग और व्यापार ब्रिटेन से बड़ा था, जिसकी जनसंख्या इंग्लैंड से 3 गुना थी, वहाँ पर भी औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात नहीं हुआ। आखिर ऐसे कौन से कारण थे जिनके कारण इस क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ? तो पहला कारण आता है अनुकूल राजनीतिक वातावरण। छात्र ध्यान देंगे कि यूरोप के अन्य देशों की तुलना में इंग्लैंड का राजनीतिक वातावरण औद्योगिक क्रांति के अनुकूल था। ब्रिटेन में राजनीतिक उथल पुथल के पश्चात वहाँ राजनीतिक स्थायित्व स्थापित हो गया था। विशेष रूप से 1688 यानी 1688 की ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, जिसे गौरवपूर्ण क्रांति या रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है, के पश्चात ब्रिटेन में संसदीय प्रजातंत्र मजबूती के साथ स्थापित हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण छात्र याद रखेंगे। 1688 ग्लोरियस रेवोल्यूशन, गौरवपूर्ण क्रांति अथवा
रक्तहीन क्रांति। इस क्रांति के पश्चात जनता को खुला वातावरण तथा राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए, व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला। इसलिए जहां अन्य देशों में इस समय निरंकुश सामंती व्यवस्था थी, वहां इंग्लैंड में तुलनात्मक रूप से राजनीतिक स्थायित्व था। इसके साथ साथ प्रकृति भी इंग्लैंड की मदद कर रही थी, क्योंकि इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी जो औद्योगिक क्रांति में सहायक सिद्ध हुई। यदि आप मानचित्र की सहायता से देखेंगे तो इंग्लैंड चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ देश है, जिससे बंदरगाहों के निर्माण में आसानी हुई तथा इससे व्यापारिक आवागमन व परिवहन की सस्ती सुविधाएं उपलब्ध हुई। इन बंदरगाहों के कारण आंतरिक व विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिला। इसके साथ साथ इंग्लैंड की जो नम जलवायु थी वो भी कपड़ा उद्योग के लिए उपयुक्त थी। तीसरा कारण आता है सुदृढ़ नौसैनिक शक्ति। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध तक इंग्लैंड विश्व की सबसे बड़ी जल शक्ति था, सर्वाधिक मजबूत नौसैनिक शक्ति था। और जैसे कि हमने पहले देखा कि भौगोलिक स्थिति के कारण वहाँ पर बंदरगाहों का निर्माण हुआ, वैसे ही समुद्र से घिरा होने के कारण वहाँ शक्तिशाली जहाजरानी का भी विकास हुआ। इस शक्तिशाली नौसैनिक शक्ति के बल पर इंग्लैंड अपना विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहा। यह कहा जाता है कि ब्रिटेन का साम्राज्य इतना विस्तृत था कि उसमें कभी सूर्यास्त नहीं होता था। इस शक्ति के बल पर युद्ध काल में भी इंग्लैंड के व्यापार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। अब एक घटना दूसरी घटना को प्रभावित करती है कि जैसे नौसैनिक शक्ति का विकास हुआ, उसने उपनिवेश स्थापित किए, उसको हम आगे देखेंगे। फिर एक आता प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता। इंग्लैंड के पास लोहे और कोयले के विशाल भंडार थे, और खास बात ये थी कि ये दोनों जो खनिज थे ये पास पास ही उपलब्ध थे। जैसे सभी जानते हैं, किसी भी देश के औद्योगिक विकास के लिए लोहे और कोयले के भंडारों का होना आवश्यक है, और ये आधारभूत तत्वों के रूप में काम करते हैं। और इंग्लैंड की खुशकिस्मती थी कि ये दोनों तत्व प्रचुर मात्रा में और पास पास उपलब्ध थे। इन दोनों खनिजों ने इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को तीव्रता प्रदान की। फिर एक कृषि क्रांति। पिछली ई क्लास में भी हमने अध्ययन किया था कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को सफल बनाने में उससे पूर्व की कई घटनाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिसमें 2-3 घटनाएं महत्वपूर्ण मानी जाती हैं: कृषि क्रांति, जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या क्रांति और वैज्ञानिक आविष्कार। जहां तक कृषि क्रांति का संबंध है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति से पूर्व 16वीं तथा 17वीं शताब्दी में कृषि क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुए तथा तकनीकी परिवर्तन हुए। जैसे कि आप जानते हैं, छोटे छोटे खेतों को समाप्त करके बड़े कृषि फार्म हाउस की स्थापना की गई तथा वहां पर आधुनिक तकनीकों से कृषि की गई। इस आधुनिक तकनीक को अपनाने से इसके परिणाम स्वरूप वहाँ के जो भूस्वामी थे उनको काफ़ी लाभ हुआ और उनके पास पूंजी का संचय हुआ। जब उनके पास पूंजी संचय हुआ तो उन्होंने और अधिक पूंजी अर्जित करने के लिए इस पूंजी को निवेशित करना शुरू किया, और यह निवेश का क्षेत्र उन्हें औद्योगिक क्षेत्र लगा। दूसरी तरफ, एक तरफ जहां कृषि क्रांति नई तकनीकों को ला रही थी, पूंजी संचय कर रही थी, ग्रामीण जनजीवन पर इसने बहुत व्यापक प्रभाव डाला। इस कृषि क्रांति के परिणाम स्वरूप जो लोग बेरोजगार हो गए थे वो रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन करने लगे, तथा शहरों की ओर पलायन करने से, उनकी संख्या अधिक होने से
जो पूंजीपति थे, उद्योगपति थे, उन्हें सस्ती दरों पर श्रमिक उपलब्ध होने शुरू हो गए। एक अन्य घटना जिसने इसमें वृद्धि में योगदान दिया, औद्योगिक क्रांति में योगदान दिया इंग्लैंड में प्रारंभ होने में, वो थी जनसंख्या में वृद्धि। 1740 के दशक में ब्रिटेन में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई। अब जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी वैसे वैसे वस्तुओं की मांग भी बढ़ने लगी। वस्तुओं की मांग बढ़ने से उसकी कीमतों में वृद्धि हुई, और जब कीमतों में वृद्धि हो रही है, वस्तुओं की मांग बढ़ रही है, तो जो उद्योगपति थे उन्हें अपने उत्पादन को बढ़ाने और उनको उसमें सुधार करने की उन्हें प्रेरणा मिली। अब औद्योगिक क्रांति ने रोजगार के अवसरों में वृद्धि की, जिसके परिणाम स्वरूप लोग विवाह करने को प्रोत्साहित हुए, और इस प्रकार जनसंख्या व श्रम बढ़ने से औद्योगिक क्रांति और अधिक सफल हुई। ये भांग नहीं, ये शब्द है मांग, ठीक कर लेंगे छात्र, मांग शब्द। और एक शब्द इसको, ये लोग हैं शहरी, ग्रामीण लोग बेकार हो गए। फिर जैसे कि हमने पहले अध्ययन किया था अभी कि इंग्लैंड विश्व की सबसे बड़ी नौसैनिक शक्ति था, और इसी नौसैनिक शक्ति के आधार पर उसने एक विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य का निर्माण किया। इस विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य के कारण इंग्लैंड को दोहरा लाभ हुआ, क्योंकि एक तरफ जहां उसे अपने उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चा माल प्राप्त हो जाता था, वहीं दूसरी ओर वह अपने उद्योगों में उत्पादित तैयार माल को इन बाजारों में बेच सकता था। छात्र उदाहरण के रूप से समझ सकते हैं कि भारत इंग्लैंड का उपनिवेश था। यहाँ से कपास के रूप में कच्चा माल ब्रिटेन जाता था तथा वहाँ से वस्त्र के रूप में निर्मित माल भारत में बेचा जाता था। इस प्रकार उपनिवेशों के माध्यम से इंग्लैंड अपनी औद्योगिक क्रांति को सफल बना रहा था। इन उपनिवेशों में उपलब्ध कच्चे माल और बाजार ने पूंजीपतियों को उद्योगों में धन लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। फिर अगला पॉइंट आता है पूंजी की उपलब्धता। औद्योगिक क्रांति के लिए पर्याप्त मात्रा में पूंजी की उपलब्धता आवश्यक होती है। व्यावसायिक क्रांति का अधिकतम लाभ इंग्लैंड को मिला था। जैसे कि आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से ब्रिटेन ने भारत के साथ जो व्यापार किया था, भारत, चीन, अमेरिका आदि उपनिवेशों के माध्यम से इंग्लैंड में अत्यधिक धन का संचय हो गया था। दूसरी तरफ व्यापारिक बैंकों ने भी इंग्लैंड में उद्योगों के लिए पूंजी उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और इस पूंजी की उपलब्धता ने ही इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को संभव बनाया। एक विशेष अंतर भी याद रखेंगे छात्र, जो इंग्लैंड के समाज में पूंजीपतियों के दृष्टिकोण में तथा यूरोप के पूंजीपतियों के दृष्टिकोण में अंतर था। वो ये था कि व्यावसायिक क्रांति के दौरान यूरोप के अन्य देशों ने भी, वहाँ के पूंजीपतियों ने भी धन का संचय किया था, लेकिन उन्होंने अपने इस अर्जित धन का उपयोग भूमि खरीदने, शान शौकत दिखाने आदि के कार्यों में व्यय कर दिया, जबकि इंग्लैंड के पूंजीपतियों ने अपने धन का निवेश उत्पादक कार्यों में किया ताकि और अधिक धन की प्राप्ति हो। फिर एक कारण आता है वैज्ञानिक प्रगति। इंग्लैंड में वैज्ञानिक वातावरण अन्य देशों से अधिक उपयुक्त था। भिन्न भिन्न देशों में उत्पन्न हुए वैज्ञानिक विचारों का सर्वप्रथम प्रयोग इंग्लैंड ने ही किया, जिस कारण इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति का नेता बन गया। ये वैज्ञानिक प्रगति आप विभिन्न क्षेत्रों में देख सकते हैं, जैसे वस्त्र उद्योग है, शक्ति के क्षेत्र में है, अन्य खूब क्षेत्र हैं जहां पर विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए गए।
आज की ई क्लास में इतना ही। अगली ई क्लास में हम औद्योगिक क्रांति के परिणामों के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।